नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा था। उम्मीद है आपने उसे देख लिया होगा। आज एक नया दिन है और हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी से बातचीत कर रहे हैं। अगर स्कूल खुला होता तो इसी समय आप स्कूल के क्लासरूम में बैठे होते और हम सब आमने सामने पढ़ते रहते। लेकिन अभी आपको ये मानना होगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं सीधे आपके सामने हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पूरे मनोयोग से, बहुत ध्यान से इस बातचीत को सुन रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान दे रहे हैं और जो मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ आप उसका पालन कर रहे हैं। बच्चों, कल मैंने आप लोगों का अटेंडेंस लिया था और आप सभी उसमें लगभग 88 छात्र अपनी उपस्थिति दिए थे। तो छात्रों की उपस्थिति तो उत्साहजनक लगी, क्योंकि दोनों सेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 110 के आसपास छात्र होते हैं, लेकिन उसमें से 88 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था कि आप लोगों ने अपना सेक्शन लिख दिया था, जिससे ये समझ में आ गया कि कौन लोग किस सेक्शन से थे। लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत है बच्चों। शिकायत ये है कि आप लोग जो वीडियो देखे हैं उसका जो समय है, जो ड्यूरेशन है, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं यहां से जान जाता हूं कि आप लोगों ने कितने देर वीडियो देखा। तो जो वीडियो देखने का जो एवरेज है बच्चों वो 5 मिनट है। मतलब अभी अगर सभी छात्रों को मिला दिया जाए तो सभी छात्रों ने 5 से 7 मिनट ही वीडियो देखा है। जबकि मैं आप लोगों से लगातार बातचीत कर रहा हूं, लगातार आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूं, आप लोगों के रोल नंबर भी वहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग, मुझे लगता है कि होशियारी किए, कल वीडियो कुछ देर देखे, फिर आप लोगों ने अपना अटेंडेंस दिया और उसके बाद मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग वीडियो नहीं देखे। खैर, जिन लोगों ने वीडियो देखा, जिन लोगों ने अपनी पूरी पढ़ाई की ईमानदारी से, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी बहुत सराहना करता हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये कहें कि मुझे थोड़ा भ्रम में रखने की कोशिश की, मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप ये जो पढ़ाई हो रही है इसे हल्के में मत लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़िए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपकी जो परेशानी है उसे लिखिए। मैं लगातार उसे देख रहा हूं, मैं आपके साथ लाइव हूं। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लाइव बैठा हुआ हूं। आप कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब देने के लिए। तो आज आप सभी सबसे पहले अपना अटेंडेंस देंगे। आप सभी, पहली क्लास है आपकी, सुबह के 8 बज रहे हैं। आप सभी अपना अटेंडेंस देंगे बच्चों, नीचे जैसा कल किया था आप लोगों ने। आज आप लोग अपना नाम, क्लास, अपना नाम, सेक्शन और रोल नंबर, क्लास तो 10th ही है, तो नाम, सेक्शन और रोल नंबर फटाफट लिखिए, अपनी उपस्थिति दीजिए। उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन आज मैं एक तरीका अपनाने वाला हूं। मैं बीच में किसी भी रोल नंबर का नाम लेकर के और मैं उससे पूछूंगा कि आप यहां उपस्थित हैं। अगर वो 2 मिनट के अंदर यस सर नहीं बोला तो मैं समझ जाऊंगा कि वो वीडियो नहीं देख रहा है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या करने वाला हूं। मैं ये करने वाला हूं कि जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में मैं किसी एक रोल नंबर को लिखूंगा और पूछूंगा क्या आप वीडियो देख रहे हैं। तो आप लगातार कमेंट पे भी नजर बनाए रखिए। मैं वहां पर लिख के भेजूंगा कि रोल नंबर इतना, क्या आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने 1 से 1.5 मिनट के भीतर उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप वहां पर नहीं हैं, आप अटेंडेंस दे करके हट गए हैं।
आप बने रहिए। ऑनलाइन में ये छोटी छोटी गलतियां एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी, है ना। इसे बहुत आराम से लीजिए। अभी ये नया नया शुरू हुआ है तो क्या गलती है क्या सही है, इसे हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। तो आज से जो एक नया चीज मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं किसी भी रोल नंबर का नाम लेकर के उसमें पूछूंगा कि क्या आप वीडियो देख रहे हैं, और अगर 1 से 1.5 मिनट के भीतर मुझे उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या समझूंगा, आप खुद समझिए। मैं तो यही समझूंगा कि 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, इस बच्चे ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, इसका मतलब कि आप वीडियो के सामने बैठे हुए नहीं हैं। और ऐसा मैं लगभग 20-25 लोगों से पूछूंगा कि क्या आप वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के बीच में पूछूंगा, 10 मिनट बाद पूछूंगा, 25 मिनट बाद पूछूंगा, हो सकता है कि 30 मिनट बाद पूछूं। तो आपको वीडियो पर बने रहना है बच्चों। ऐसा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर हम लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है। कम से कम आप वीडियो देखिए, बहुत ही साफ अच्छा वीडियो है, मेरी आवाज भी आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है ना। तो जो हम लोगों की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उसमें जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि सफलता हासिल नहीं होगी। दोनों तरफ से सहयोग होना चाहिए, ठीक है बच्चों। मुझे आप लोगों पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। आप सभी दुनिया के बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप सभी वीडियो को देखिए, बने रहिए और खूब आराम से हम लोग आज का पाठ पढ़ेंगे। तो अब तक आप लोगों ने अटेंडेंस तो दे दिया होगा, तो अब हम सीधे पाठ पे आते हैं बच्चों, है ना। बाल गोविंद भगत हम लोगों ने पढ़ लिया। बाल गोविंद भगत का प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने लगभग लिख लिया होगा, या आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। अब आप खाली समय में कभी भी वीडियो ऑन करके और आप प्रश्नोत्तर लिख के अपनी कॉपी तैयार रखेंगे। ये दोनों सेक्शन के बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूं। दोनों लोगों को एक ही सलाह है कि आप स्कूल तो 4 घंटे के लिए लग रहा है अभी, तो दिन भर आप खाली हैं, तो आप दिन भर मेहनत करिए, पढ़िए, वीडियो को चला करके और आप प्रश्नोत्तर लिखिए और कॉपी बनाइए। मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि बाल गोविंद भगत तक हम लोग पढ़ लिए हैं। मैं चाहता था कि कृतिका से एक पाठ आप लोगों को पढ़ाता, लेकिन फिर ये लगा कि एक कविता हम लोग और पढ़ लेते हैं, और उस कविता को पढ़ लेने के बाद हम उसका प्रश्न उत्तर लिख लेंगे, उसका अर्थ लिख लेंगे, उसके बाद हम कृतिका शुरू करेंगे। कृतिका जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, एक पतली सी किताब आपके पास होगी, उसे हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, वो आपके पद्य भाग से है, कविताओं से है, और वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम महाप्राण भी कहते हैं। सवाल यह है कि आप पूछेंगे कि सर 2 पाठ आप बीच में छोड़ दिए, देव आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य और देव की 2 कविताएं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पिछले 2 साल पहले ये आपके पाठ्यक्रम में था, लेकिन 2 सालों से अब ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आप चाहें तो पेंसिल से इन दोनों पाठ के ऊपर कट का निशान लगा दें, ताकि आपको मालूम रहे कि आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की कविता है और देव, है ना, देव के कवित्व हैं और देव का सवैया है। इसे आप नहीं पढ़ेंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो फिर सीधे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हम निराला जी की कविता पर आते हैं। तो ठीक है बच्चों, सारी बातचीत हो गई। अगर मेरी बात आपको खराब लगी हो तो उसे आप बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मैंने आपको रास्ता ही दिखाया है ना। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि मैं आपका क्लास टीचर भी हूं 10th ई का, इसलिए मेरा इतना अधिकार बनता है कि मैं आप लोगों को रास्ता दिखा सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। बच्चों ये जो कविता है आपकी, उसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बहुत बड़ा नाम है साहित्य की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है, महान नाम है। मुझे लगता है कि आधुनिक कविता में
महान कवियों का नाम जहां से शुरू होता है तो निराला सबसे पहले स्थान पे खड़े हैं। वहां से ही महान कवियों की परंपरा शुरू होती है। निराला वहां से एक रास्ता दिखाते हैं कि देखिए आधुनिक कविता का रास्ता यहां से जाता है। भारतीय कविता के विकास को जब आप देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में खासतौर पे जब आप कविता के विकास को देखिएगा तो दो भाग नजर आता है। एक भाग निराला से पहले की कविताएं और एक भाग निराला के बाद की कविताएं। निराला इस जो दोनों का जोड़ है, संधि स्थल है, वहां पर खड़े हैं। तो निराला यहां पर हमें खड़े इसलिए दिखाई देते हैं कि निराला से पहले की जो कविताएं थीं, निराला पर उन कविताओं का प्रभाव शुरू में रहा, लेकिन निराला जी को यह लगा कि नहीं, यह प्रभाव ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कविताओं पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया और अपनी तरह से एक नई शैली विकसित की और बाद की कविताओं को एकदम नया स्वरूप प्रदान किया। पिछले जितनी भी कविता लेखन की परंपराएं थीं, उनसे कविता को निकालते हुए निराला जी ने कविता को एक नई दिशा दे दी और साहित्यकारों को, कविता लिखने वालों को, कवियों को यह बताया कि देखिए कविता लिखने की ये एक शैली है जिसे छंद मुक्त शैली कहते हैं। तो निराला जी से पहले कविताएं छंदबद्ध हुआ करती थी। छंद का मतलब यह होता है बच्चों, अंग्रेजी में आप उसे पैटर्न कह सकते हैं, कविता लिखने का जो पैटर्न है। निराला जी का कहना यह था कि वे पैटर्न में कविता क्यों होनी चाहिए? क्या पैटर्न से फ्री नहीं हो सकती कविता? छंद से मुक्त नहीं हो सकती कविता? तो निराला जी ने कहा कि नहीं, कविता मन का भाव है और कविता को छंद में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए निराला जी से पहले की जो कविताएं हैं वो छंदबद्ध कविताएं दिखाई देती हैं और निराला जी पर भी उनका असर दिखता है, लेकिन निराला जी उसे तोड़ देते हैं और कविता लिखने की एक नई दिशा दिखाते हैं और वहीं से आधुनिक कविता की शुरुआत होती है। बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको हमेशा जानना चाहिए। अपने साहित्य के बारे में, अपने कवियों के बारे में, अपने लेखकों के बारे में, अपने महान व्यक्तियों के बारे में हमें हमेशा जानकारी होनी चाहिए और सच्ची जानकारी होनी चाहिए। तो निराला जी जब कविता का जो प्रचलन था उसमें बदलाव लाते हुए कविता को नई दिशा दिए तो उन्हें कविता का मुक्तिदाता कहा गया। क्या कहा गया? कविता का मुक्तिदाता, मतलब कविता को मुक्ति देने वाले निराला जी थे। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, निराला जी को विद्रोही कवि भी कहा जाता है। विद्रोही मतलब आप जानते हैं ना, विद्रोह करने वाले, मतलब परंपराओं को तोड़ने वाले। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही सही है, यही सही है, यही सही है, यही सही है, और सारे लोग एक ही भेड़ चाल चलते रहते हैं, ऐसे में कोई एक व्यक्ति आता है और कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये सही है, और वो सिद्ध करता है कि ये सही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो विद्रोह करता है, वो प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानता है। निराला जी के साथ भी ऐसा ही था। कविता लेखन की परंपरा में, भारतीय साहित्य की परंपरा में, दर्शन की परंपरा में जो रूढ़िवादिता चल रही थी उसे निराला जी ने तोड़ दिया और कहा कि यह परंपरा सही नहीं है, यह परंपरा सही है, और उसे लिखा और दिखाया कि देखो ये मैं जो कह रहा हूं उसकी ताकत ये है। तो इसलिए निराला जी को विद्रोही कवि भी कहा जाता है। कुछ बातें और बताता हूं बच्चों निराला जी के बारे में। निराला जी जब कविताओं को नई दिशा दे रहे थे तो उस समय के जो बड़े साहित्यकार थे वो निराला जी से खुश नहीं थे, बहुत नाराज थे। उनका कहना यह था कि निराला जो है वो कविताओं के साथ गलत प्रयोग कर रहे हैं,
कविताओं के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, ऐसा कहना था। और काफी विरोध हुआ। लोग निराला जी की कविताओं को छपने नहीं देते थे। उनकी कविताएं प्रेस से वापस आ जाती थी। निराला जिंदगी भर दुख, अभाव, गरीबी से जूझते रहे, क्योंकि उनकी कविताएं लोग छापने ही नहीं देते थे। उससे पैसा उनको मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता था। उनकी पूरी आजीविका जो थी वो लेखनी पर निर्भर थी। तो जीवन भर संघर्ष, दुख, अभाव से ग्रस्त रहे और टूटते रहे निराला। लेकिन उस समय निराला के महत्व को किसी ने नहीं समझा। निराला के न रहने पर निराला का महत्व आज लोगों को लगता है। जिस निराला को जीते जी लोगों ने सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, उस पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं। बच्चों सोचिए आप, वो निराला थे। हमारे देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि हम जीते जी जिन्हें सम्मान देना चाहिए उसे नहीं दे पाते हैं, और मरने के बाद हम उनकी मूर्तियां बनवाते हैं। तो बच्चों, निराला जी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। महान विभूति थे, महान साहित्यकार थे, बहुत बड़े कवि थे। अभी मैं उनके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं। अब आइए, मैं ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ जानकारियां लिखी हैं, आपका जो पाठ है उसमें जो पहला पन्ना है उसमें निराला जी का एक सामान्य जीवन परिचय दिया हुआ है। ठीक है, वो जो जीवन परिचय है उसमें मुख्य मुख्य बातें लिखी हुई हैं। कुछ बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है। और अभी मैं ये जो हमारा 1 घंटे का पीरियड अभी चल रहा है उसमें मैं पहले हाफ में मैं निराला जी के जीवन पे ही आपसे बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं कविता पे आऊंगा, क्योंकि निराला की कविता को पढ़ने से पहले निराला का जो मिजाज है, निराला की जो दृष्टि है, उसको समझना बहुत जरूरी है। निराला की कविता को आप पढ़ेंगे तो जब तक आप निराला के बारे में समझते नहीं रहेंगे तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी प्रखर कविता लिखने वाला व्यक्ति दिखता कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, वह कैसा व्यक्ति होगा। इसलिए हमें निराला के बारे में जानने की जरूरत है। आइए बातचीत करते हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, असली नाम था उनका सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला उनका उपनाम था, प्यार से लोग उन्हें निराला जी कहते थे। और महाप्राण कहा जाता था उन्हें, माने महान ज्ञानी, एक महान आत्मा। महाप्राण का मतलब होता है। 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। तो बहुत लंबी आयु तो प्राप्त नहीं किए थे बड़े हट्टे कट्टे और बहुत शरीर से मजबूत थे, लेकिन जीवन में इतने दुख आए, कभी आप विस्तार से निराला को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि निराला ने अपने जीवन में कितने दुखों को झेला है। आप कल्पना नहीं कर सकते। उन दुखों ने निराला को तोड़ा और निराला की जल्दी ही मृत्यु हो गई। विषय मतलब उनकी कविताओं में क्या क्या दिखाई देता है। पहली ही लाइन है बच्चों, देखिए, विस्तृत सरोकारों के कवि। विस्तृत सरोकार मतलब निराला का जो विषय है वह एक दो नहीं है। निराला का जो विषय है वो बहुत बड़ा है। कोई विषय उनसे छूटता नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन सब पर निराला की दृष्टि है और उस पर वो लिखते हैं और पूरी मजबूती से लिखते हैं। इसीलिए आप जब उनका जीवन परिचय पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी उनका जो विषय वस्तु है बहुत व्यापक है। प्रेम पर लिखा, दुख पर लिखा, गरीबी पर लिखा, विद्रोह पर लिखा, क्रांति पर लिखा, दर्शन पर लिखा, और न जाने कितने विषय हैं जिस पर, प्रकृति पर लिखा। सरस्वती की उन्होंने वंदना की, जो अमर हो गई वह वंदना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, आप सुने हैं ना, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलदन मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। कौन लिख सकता है बच्चों इसको, बताओ।
ये निराला ही लिख सकते थे। तो कोई भी विषय निराला से छूटा नहीं है, इसीलिए निराला को विस्तृत सरोकारों का कवि कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो क्या क्या है विस्तृत सरोकारों के कवि किन किन विषयों को महत्व दे रहे हैं? दार्शनिकता। निराला की कविता अपने आप में दर्शन भी है बच्चों। दर्शन मतलब होता है देखना। हम जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, उसे दुनिया के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, उसे दर्शन कहते हैं। तो निराला की कविता हमें जीवन को देखने का दर्शन देती है, इसलिए निराला जी की कविताओं में दार्शनिकता है। प्रेम, निराला जी की कविताएं प्रेम की कविताएं हैं, बेमिसाल कविताएं हैं, प्रेम की कविताएं। विद्रोह, अभी आप जिस कविता को पढ़ेंगे उत्साह, वह क्रांति और विद्रोह की कविता है। सिर्फ 2-3 पैराग्राफ है, उसे पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एक छोटी सी झलक आपको दिख जाएगी कि निराला का विद्रोह कैसा होता है। अगर निराला विद्रोह, रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, रिवोल्यूशन के कवि हैं निराला, और विद्रोह, क्रांति, रिवोल्यूशन, क्रांति, मतलब निराला कहते हैं कि क्रांति से ही दुनिया को बदलना संभव है। आप बहुत धीरे धीरे गाना गा गा कर सोचिएगा कि दुनिया को बदल दें, फुसफुसा कर धीरे धीरे बात कह के दुनिया को बदल दें, तो निराला इस पर भरोसा नहीं करते थे। निराला का कहना है जोर से अपनी बात रखिए। क्रांति मतलब क्या? क्रांति मतलब इतनी जोर से अपनी बात रखिए, इतनी दमदारी के साथ अपनी बात रखिए कि आपकी बात मानी जाए। और अगर आपकी बात सच्ची है तो उसे आप दमदारी के साथ रखेंगे तो आपको विरोध भी झेलना होगा। उस विरोध को झेलिए, तब जाकर आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो बच्चों, ये सारी चीजें निराला जी की कविताओं में आपको देखने को मिलेंगी। अब आइए हम बातचीत करते हैं कि कुछ विशेष बातें क्या हैं निराला की कविता की। हमने बातचीत की मुक्त छंद का प्रयोग। मैंने आपको बताया, शुरू में ही मैंने बताया कि निराला जो कविता का जो पैटर्न चला आ रहा था, कविता की जो संरचना चली आ रही थी, जिसमें लोग कविता लिख रहे थे, उससे कविता को निराला ने आजाद कर दिया। निराला ने कहा कि कविता मतलब दोहा, कविता मतलब चौपाई, कविता मतलब सवैया। ये क्या दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा अगर हम ये न लिखें और अपने मन के भावों को हम प्रस्तुत करें, अपने भावों को कागज पर लिखें, तो क्या वह कविता नहीं होगी? अगर वह छंद में नहीं है तो क्या वह कविता नहीं होगी? वह कविता होगी। अगर उसमें कविता के लायक बात है तो कविता होगी, भले वह छंद में नहीं है। तो छंद मुक्त कविता के प्रणेता कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बच्चों। अब छायावादी प्रभाव से मुक्ति, क्या मतलब होता है इसको? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि छायावाद क्या है। बहुत संक्षेप में मैं आपको समझाते चलूंगा बच्चों, बहुत ही संक्षेप में, बहुत मैं उसके अंदर गहराई में नहीं जाऊंगा। छाया का मतलब आप जानते हैं ना, अंग्रेजी में शैडो कहते हैं। मतलब कि कविता लेखन में एक दौर चला था बच्चों कि कवि जो है वो अपनी बात प्रकृति के माध्यम से कहता था। क्या मतलब हुआ इसका कि अपनी बात प्रकृति के माध्यम से कहना? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कवि सीधे सीधे ये नहीं कहता था कि मैं दुख में हूं। अगर वो कविता लिख रहा है, उसे लिखना है कि मैं अत्यंत दुख में हूं, तो कवि सीधे सीधे नहीं लिखता था। कवि कहता था कि मेरा जीवन एक वृक्ष के समान है और उस वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं। अब आप समझिए कि ये जो एक रूपक कवि ने खड़ा किया आपके सामने, स्वयं को वृक्ष कह रहा है और दुखों को पत्तियों का झड़ना कह रहा है। तो उसने सीधे ये नहीं कहा कि मैं दुख में हूं। कवि ने क्या कहा? मेरा जीवन एक वृक्ष के समान है और उससे पत्तियां झड़ रही हैं। मतलब प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से अपनी बात कहना। तो
ऐसी कविताओं का जो दौर था उसे छायावादी दौर कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं उसमें स्वयं निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है ना। और एक और कवि हैं जिनकी कविता इस बार हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, वो है जयशंकर प्रसाद जी। ये सारे महान कवि छायावादी कवि थे। तो हुआ ये कि निराला जी का ये कहना था कि कविता में हम अपनी बात प्रकृति के माध्यम से क्यों कहें। अगर मुझे दुख है और मैं कविता लिख रहा हूं तो मैं ये क्यों कहूं कि मेरा जीवन वृक्ष के समान है और उसकी पत्तियां झड़ रही हैं। मैं सीधे सीधे ये क्यों न कहूं कि मेरा जीवन अत्यंत दुख से भरा हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ है। आप क्या सोचते हैं, सीधे सीधे कहा जाना चाहिए या घुमा फिरा के कहा जाना चाहिए? ठीक है, घुमा फिरा के कहना और प्रतीक के माध्यम से कहना खराब नहीं है। कविता को सजाने की कला है ये, इसे रूपक कहते हैं, यह कला है। लेकिन सारी बात इसी तरह से कहना, इसके खिलाफ थे निराला, और कविता में वो सीधे अपनी बात कहना चाहते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि निराला जी ने प्रतीकों के माध्यम से बात नहीं की। निराला जी पर भी छायावादी प्रभाव था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को इस छायावादी प्रभाव से मुक्त कर लिया और उन्होंने कविता को मुक्त किया छायावाद के प्रभाव से। और वहीं से जब कविता छंद मुक्त हो गई, जब कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त हो गई, तो वहीं से कविता का एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम नई कविता कहते हैं, आधुनिक कविता। आधुनिक कविता थोड़ी सी अलग हो गई, बाद की बात हो गई, लेकिन वहां से कविता के नए युग की शुरुआत हुई और कविता का स्वरूप बदल गया। अब देखिए, पीड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति, पीड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति उनकी कविताओं में मिलता है। क्या होता है इसका मतलब? पीड़ित जन मतलब क्या होता है? पीड़ित जन मतलब दुखी लोग, गरीब लोग, सताए हुए लोग, चोट खाए हुए लोग, किसान, मजदूर है। आप देख रहे हैं हमारे देश में चोट खाए हुए लोग किस तरह से सड़कें नाप रहे हैं। तो पीड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति, तो ऐसे दुखी लोगों के प्रति निराला की कविताओं में गहरी सहानुभूति मिलती है, जिसे अंग्रेजी में सिंपैथी कहते हैं। बहुत सेंसिटिव है उनको लेकर के निराला जी, मतलब बहुत ही सहानुभूति है उनके प्रति, बहुत प्रेम है, बहुत करुणा है। उनके दुखों को देखकर रो देते हैं निराला और उसका विरोध भी करते हैं। सिर्फ करुणा ही नहीं, उसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो विद्रोह और क्रांति के भी कवि हैं, तो डरपोक नहीं है। शोषक एवं सत्ता का प्रतिकार, ये बहुत जबरदस्त बात है बच्चों, इसे आप समझिए। इसीलिए मैंने इन चीजों को यहां पर लिखा है कि निराला की कविताओं में आपको क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या मिलता है। शोषक एवं सत्ता का प्रतिकार, प्रतिकार मतलब होता है बच्चों विरोध। किसका किसका विरोध करते हैं निराला? शोषकों का, जो किसी का शोषण करे उसका विरोध करते हैं निराला। और सत्ता का प्रतिकार, सत्ता, जो लोग सत्ता में हैं उनका विरोध करते हैं, कोई भी सत्ता में हो। देखो बच्चों, सत्ता में चाहे कोई भी हो, नागरिक होने के नाते हमें सवाल करना चाहिए, सवाल करना हमारा हक है, ऐसा निराला कहते हैं। और उनकी कविता में शोषक एवं सत्ता का प्रतिकार, सत्ता का विरोध, सत्ता से सवाल करने की ताकत उनकी कविताओं में दिखाई देती है। तो बच्चों, ये कुछ बातें हमने निराला जी पर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर की। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद रखना चाहिए। आइए एक बार फिर से हम इस पर एक सामान्य सी नजर डाल लें। इनका जो विषय है, ये विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, बहुत बड़ा विषय है इनका। दार्शनिकता इनका विषय है, प्रेम इनका विषय है, विद्रोह इनका विषय है, क्रांति इनका विषय है। और अभी विद्रोह और क्रांति पर एक कविता आप उत्साह पढ़ेंगे। फिर विशेष बातें क्या हैं? मुक्त छंद का प्रयोग किया इन्होंने सबसे पहले, छायावादी प्रभाव से कविताओं को मुक्त किया।
पीड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति इनकी कविताओं में मिलती है। शोषक एवं सत्ता का प्रतिकार, जो लोग शोषण करते हैं और जो लोग सत्ता में हैं उनका प्रतिकार करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, इतनी ताकत निराला के भीतर है। कहीं से निराला कमजोर और डरपोक कवि नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं निराला को महान कवि बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ उनकी जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संग्रह के नाम मैंने यहां लिखे हैं, आइए हम उसे पढ़ लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, निराला रचनावली के 8 खंड। मतलब ये सारी जो रचनाएं हैं ना, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सब कुछ निराला रचनावली के नाम से 8 खंड प्रकाशित हुए हैं, वॉल्यूम, 8 वॉल्यूम। तो उसमें ये सारी चीजें संकलित करके, कलेक्ट करके रखी गई हैं। अगर आप निराला को संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं तो निराला रचनावली के ये 8 खंड आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, आप अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप ये सब पढ़ें। थोड़ा बड़े हो जाएं, थोड़ी बुद्धि और खुल जाए तो आप भविष्य में कभी इन्हें जरूर पढ़ें। तो इनमें सिर्फ कविताएं ही नहीं है, निराला जी की कहानियां भी हैं, निराला जी ने कुछ नाटक भी लिखे। तो जितने भी निराला जी के जो उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो सर्जना है, वह सब कुछ आपको निराला रचनावली के 8 खंडों में मिलती है। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में निराला जी की 2 कविताएं हैं, छोटी छोटी 2 कविताएं। कौन कौन सी कविताएं हैं? उत्साह, अट नहीं रही है, ये 2 कविताएं हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोग वीडियो छोड़े नहीं होंगे, सारे लोग बैठ करके देख रहे होंगे। और आगे मैं इस कविता को पढ़ूं उससे पहले किताब में जो जीवन परिचय है निराला का, उसे मैं पढ़ता हूं। एक बार हम उस पर नजर डाल लेते हैं और आप सभी मिलाइए। वहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे क्या प्रश्न आते हैं? निराला जी की कविताओं के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे दार्शनिकता, प्रेम, विद्रोह, क्रांति। निराला जी की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो मुक्त छंद का प्रयोग उन्होंने किया, छायावादी प्रभाव से मुक्त कविताएं हैं, पीड़ित जनों के प्रति गहरी सहानुभूति उनकी कविताओं में मिलती है, शोषक और सत्ता का प्रतिकार मिलता है ना। फिर जो उनकी कविता आपके कोर्स में 2 कविताएं दी गई हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, इन 2 कविताओं से भी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बच्चों ये जो निराला जी का जो जीवन परिचय है इसे मैं पढ़ रहा हूं। आप सभी किताब निकालिए, किताब रखे हैं ना, किताब लेके ही बैठा कीजिए। किताब, एक रफ कॉपी और एक पेंसिल, कि जो मैं कुछ बोलूं आप उसे तत्काल नोट कर लें। तो चलिए, आपने किताब खोल लिया तो मैं पढ़ूं? ठीक है, मिलाइए, मैं पढ़ता हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। बहुत ही सामान्य सी बात है, इसे आप समझते चलिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। कक्षा 9th तक वो महिषादल में ही पढ़े, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल कहना चाहिए, उन दिनों संयुक्त बंगाल था। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। 9वीं तक तो वो महिषादल में पढ़े, लेकिन स्वयं से फिर उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ी उन्होंने, और अंग्रेजी के भी बहुत बड़े विद्वान हो गए बच्चों। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। संगीत का भी बहुत गहरा ज्ञान था और दर्शन शास्त्र तो, दर्शन तो उनकी कविता की
दार्शनिकता तो उनकी कविताओं की विशेषता है बच्चों। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरुजी थे और इन दोनों का जो संयुक्त प्रभाव है वह निराला जी पर पड़ा। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। मैंने आपको बताया ना, बहुत दुख झेला था बच्चों, बहुत। इनके जीते जी इनके जो बच्चे हैं वो बीमारियों से मरते चले गए और ये इतने अभाव में थे कि उचित इलाज भी नहीं करा पाए। इतना संघर्ष से भरा हुआ जीवन था इनका। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। मतलब अपने जो लोग थे, अपने घर परिवार के लोग थे, वो जो मरते चले गए, उसके दुख ने निराला को भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्हें अनवरत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने संघर्ष किया। मैंने बताया कि उस समय के जो साहित्यकार थे वे भी निराला को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, तो वहां पे भी एक संघर्ष निराला का दिखाई देता है। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। देखिए क्या क्या, कविता के अलावा क्या क्या लिखा है इन्होंने। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में उपस्थित है, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। मतलब कविता का जो भाव है और कविता लिखने की का जो तरीका है, उनका जो विद्रोही स्वभाव है, उसने उसके रूप को बदल दिया। इस पर हम लोगों ने चर्चा की अभी। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मैंने आपको बताया मुक्त छंद का प्रयोग। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति मिलती है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। शोषकों, पीड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति और शोषक और सत्ता का प्रतिकार। तो बच्चों, ये एक छोटा सा जीवन परिचय आपकी किताब में निराला जी का दिया हुआ है। और अब जो 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, इस पर छोटी सी बात इस पर की गई है, मैं पढ़ रहा हूं, आप मिलाइए। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत क्या होता है बच्चों? आह्वान गीत है लोगों को बुलाना, लोगों को जगाना, लोगों को प्रेरित करना। इसे हम आह्वान गीत कहते हैं। तो जो उत्साह जो कविता है वह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। कवि किसका आह्वान कर रहा है, किसे बुला रहा है? बादलों को। बादल निराला का प्रिय विषय है। निराला जी बादलों से बहुत स्नेह करते हैं। बादलों पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं बच्चों। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी। मतलब कह रहे हैं कि बादल की 2 भूमिकाएं हैं। बादल 2 तरह से काम कर रहा है। एक तरफ बादल बरस करके लोगों की प्यास बुझा रहा है और दूसरी तरफ वही बादल बिजलियां चमकाकर लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब बिजलियां तड़क रही हैं तो वो क्रांति का प्रतीक है, और जो वर्षा हो रही है वो पीड़ित और प्यासे जन की प्यास बुझाने का प्रयास है। मतलब कि बादल 2 तरह से काम कर रहा है। क्रांति की चेतना भी जगा रहा है और प्यासे लोगों की प्यास भी बुझा रहा है। कविता में कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति की चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो एक तरफ बादल है और दूसरी तरफ साहित्य है, लिटरेचर। तो जिस तरह बादल क्रांति की चेतना लाता है, उसी तरह साहित्य भी क्रांति की चेतना जगाता है। इस कविता में कवि ने नवजीवन वाले कवि का उल्लेख किया है, मतलब कवि भी लोगों को नया जीवन देते हैं। आप याद करिए कि आपको याद होगा कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी बच्चों, तो बहुत सारे कवि जो हैं वो देशभक्ति की कविताएं लिखा करते थे, और उस देशभक्ति की कविताओं ने लोगों को जगाने का काम किया, है ना। आप भी जब देशभक्ति से भरी हुई कोई कविता या देशभक्ति से भरा कोई गीत सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। या फिर आप सुनते होंगे कि कर चले हम फिदा जान तन साथियों, या आप नई फिल्मों के कुछ देशभक्ति गीत, पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते होंगे। तो लोगों को जगाने में साहित्य की भी भूमिका है, इसी का उल्लेख निराला कर रहे हैं। तो बच्चों, उत्साह अभी हमको पढ़ना है, इसलिए हम उत्साह के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब हम अट नहीं रही है पढ़ेंगे, तो अट नहीं रही है के बारे में क्या लिखा गया है, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो बच्चों, थोड़ा समय बचा हुआ है, मेरे सामने घड़ी है, मैं देख रहा हूं कि हम एक कविता आज पढ़ सकते हैं। तो क्यों ना हम कविता पढ़ना शुरू करें। तो चलिए, आप कविता पर आइए। उत्साह। कविता पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बात बताता हूं बच्चों। उत्साह कविता जो है ना, वो उसमें नाद सौंदर्य है। अब आप कहेंगे कि सर ये नाद सौंदर्य क्या होता है। कविता को पढ़ने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे भीतर जोश उत्पन्न करती है, हमें रोमांचित कर देती है, उसे कहते हैं नाद सौंदर्य। ठीक है। तो जो ये उत्साह कविता है, इसे जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सामान्य ढंग से इसे नहीं पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि वह ध्वनि आपको सुनाई दे। तो मैं उसी तरह से इस कविता को पढ़ के आपको सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिए और सुनिए कि नाद सौंदर्य वाली कविताओं का वाचन किस तरह होता है। परीक्षा में आ सकता है कि निराला की उत्साह कविता में नाद सौंदर्य दिखाई देता है। नाद सौंदर्य का मतलब क्या है, तो आप वही कहेंगे कि नाद सौंदर्य, नाद का मतलब होता है स्वर, आवाज, भारी आवाज, मजबूत आवाज, है ना, उसे हम नाद कहते हैं। यह भी माना जाता है कि नाद स्वर, जब धरती बनी, ये जो नोबुला था जो फूटा, तो उससे जो स्वर निकला, सबसे पहला स्वर, उसे नाद स्वर कहते हैं। यह आदि स्वर है, दुनिया का पहला स्वर, बहुत भारी और गंभीर स्वर। तो ये जो कविता है उत्साह, उसी नाद स्वर में पढ़ी जाने वाली कविता है। देखिए कैसे पढ़ते हैं कविता। देखिए, आप किताब में कविता तक पहुंचिए, इधर उधर नहीं देखना है, कविता देखना है, और मैं कैसे पढ़ रहा हूं उसे सुनना है, ताकि आपको यह समझ में आए कि कविता पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाए। देखिए, उत्साह। बादल गरजो, जोर से, धीरे से नहीं, बादल गरजो ना, ये नाद नहीं है। बादल गरजो, ये नाद है। ठीक है, आप हंस तो नहीं रहे हैं। बादल गरजो, घोर घोर घेर गगन धारा धर ओ, ये नाद है। घोर घोर घेर गगन धारा धर ओ, ये नाद नहीं है। नाद क्या है? घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ये नाद है, समझ रहे हैं? इसे कहा जाता है कविता का नाद सौंदर्य, मतलब भीतर से आवाज निकलती है। बिल्कुल। अब देखिए, जो अगला पैराग्राफ है उसे नाद सौंदर्य के साथ कैसे पढ़ेंगे? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निदाघ के सकल जन, निदाघ के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निदाघ के सकल जन। ना, ऐसा नहीं पढ़ते।
कविता का अपमान हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? विकल विकल उन मन थे उन्मन, विश्व निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर से शीतल कर दो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यह है कविता। आप इसे जब इस तरह से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको हंसी आ जाए, लेकिन यह कविता का अपमान है। कविता में जहां नाद सौंदर्य है, उसको आपको नाद से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। बादल गरजो, निराला बादलों से कह रहे हैं कि ऐ बादल तुम गरजो, जोर जोर से गरजो और जोर जोर से बरसो। फिर कहते हैं घेर घेर घोर गगन, ये जो आकाश है ना, इस आकाश को घेर लो बादलों। तुम जो आ रहे हो इस आकाश को घेर लो, छोड़ो मत। घेर घेर घोर गगन, धाराधर, धाराधर बोलते हैं बादलों को। ओ ऐ बादल, इस आकाश को घेर लो और घेर घेर के बरसो, ऐसा कह रहे हैं। ललित ललित काले घुंघराले, तुम बड़े खूबसूरत हो। ललित ललित, ललित मतलब होता है सुंदर। ललित ललित काले घुंघराले बालों के से, ऐसा लगता है कि तुम काले काले घुंघराले बालों की तरह खूबसूरत हो। बच्चों, बादलों को आप देखते हैं तो नहीं काले काले घुंघराले बालों की तरह दिखते हैं, वहां पर कवि को सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तो कवि कह रहे हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तुम बच्चों की कविता, बच्चों की कल्पनाओं की तरह निर्मल हो। बच्चों की जो कल्पनाएं, छोटे छोटे बच्चे, पेड़ में टॉफी होगा, है ना, बड़े बड़े केक के पेड़ होंगे, है ना, हम लोग हवाई जहाज में उड़ेंगे, चंदा मामा है हमारे, वहां चले जाएंगे। बच्चों की ये कल्पनाएं है ना। तो बच्चों की जो कल्पनाएं इतनी निर्मल होती हैं, ऐ बादल तुम उतने ही निर्मल और खूबसूरत हो, ऐसा कह रहे हैं निराला। फिर आगे कहते हैं कि लेकिन विद्युत छवि उर में, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे हृदय में बिजली है। बादलों में बिजली कड़कती ना बच्चों, तड़ तड़ा तड़। तो कह रहे हैं कि तुम बच्चों की कल्पनाओं की तरह पवित्र हो, लेकिन कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर बिजली की छवि है, बिजली की ताकत है। तो कहते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, नवजीवन देने वाले कवि के समान हो। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ऐ बादल तुम बहुत ताकतवर हो, और जिस तरह एक कवि दुनिया को नया जीवन देता है, उसी तरह तुम भी बरस कर इस प्यासी और सूखी हुई, उजड़ी हुई दुनिया को एक नया जीवन दो। फिर कहते हैं वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे भीतर वज्र की ताकत है, बिल्कुल वैसी ही ताकत नई कविता में भी वज्र की ताकत है। वज्र एक शस्त्र है बच्चों। पौराणिक कथाओं में वज्र को सबसे शक्तिशाली शस्त्र माना जाता है। दधीची की हड्डियों से बना हुआ शस्त्र वज्र कहलाता है, जो इंद्र के पास है, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं कि वो ताकत है तुम्हारे भीतर, और वो ताकत कवियों के पास भी है, उतनी ही ताकत कवियों के पास भी है। तो ऐ बादल तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम बरसो, इस बादल को घेर घेर कर बरसो। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लो। अब सामान्य ढंग से समझा देता हूं। कवि कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर गोर गगन धाराधर को, ऐ बादल, इस धाराधर मतलब बादल, ऐ बादल ये जो गगन है, ये जो आकाश है, इसे घेर लो और घेर कर बरसो। फिर कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बहुत सुंदर हो, काले घुंघराले बालों की तरह हो, और बच्चों की कल्पनाएं जितनी पवित्र होती हैं उतने ही पवित्र तुम हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की कड़क है। कवि नवजीवन वाले, जिस तरह नया जीवन देने वाला कवि होता है, बिल्कुल उतनी ही ताकत तुम्हारे भीतर है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम्हारे भीतर वज्र की ताकत है,
तो जिस तरह नई कविता नया जीवन देती है, उसी तरह तुम भी इतना बरसो कि लोगों को नया जीवन मिल सके। तो कवि यहां बादलों से आह्वान कर रहा है, आओ बरसो। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ठीक है। अब पता चला कि मैं आपको नाद ब्रह्म पढ़ा रहा हूं और आप ढीले से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, एकदम तन के बैठिए। निराला की कविता पढ़ रहे हैं आप, है ना, एक महाकवि की कविता पढ़ रहे हैं आप। फिर अगला अंतरा बहुत ही खूबसूरत है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मतलब व्याकुल, उन्मन मतलब मन नहीं लग रहा था। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निदाघ के सकल जन। ये जो दुनिया के लोग हैं, निदाघ मतलब होता है बच्चों गर्मी, ताप, उमस, है ना, सूर्य की तीखी धूप, सूखा हुआ रेगिस्तान से उठती गर्मी, यह सब निदाघ है। तो कह रहे हैं लोग इस गर्मी से व्याकुल हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, लोग व्याकुल हैं, मन नहीं लग रहा है। विश्व निदाघ के सकल जन, दुनिया में इस गर्मी से तपते हुए सारे लोग, सिर्फ भारत के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग जो इस धरती में तप रहे हैं, उनको शीतलता दो। कह रहे हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ऐसे समय में जब सारी दुनिया के लोग अत्यंत व्याकुल हैं, ताप से पीड़ित हैं, प्यासे हैं, मर रहे हैं, ऐसे में तुम किसी अनजानी दिशा से, अज्ञात दिशा से, घन बादल तुम आ गए। घन मतलब बादल, तुम आ गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इसलिए ए बादल, इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो। ए बादल, इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। कह रहे हैं कि ये जो सारी दुनिया है, इस सारी दुनिया में लोग दुख, तकलीफ, पीड़ा, है ना, ताप से मरे चले जा रहे हैं, व्याकुल हैं, बचाओ बचाओ कर रहे हैं। ऐसे में ए बादल, तुम उम्मीद बनकर आए हो, तुम नया जीवन लेकर आए हो, तुम खूब बरसो। बरसोगे तो लोगों को शीतलता मिलेगी, लोगों की जान बच जाएगी। इसलिए ए बादल तुम बरसो। तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि कवि बादलों का आह्वान कर रहा है क्रांति करने के लिए। ऐसी क्रांति कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि पीड़ित जनों को बचाओ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं तुम्हारे भीतर बिजली की ताकत है, परिवर्तन करो। यह परिवर्तन की कविता है। यह जो उत्साह कविता है, परिवर्तन की कविता है। प्रश्न आता है कि उत्साह नाम आपको कैसा लग रहा है? क्या उत्साह नाम सफल है? तो निश्चित रूप से सफल है। आप जब इस कविता को पढ़ते हैं तो आपके भीतर उत्साह का संचार होता है। तो बच्चों इस तरह से ये जो कविता है उत्साह, वो यहीं संपन्न होती है। आगे एक कविता है अट नहीं रही है। आप देखेंगे कि निराला जी उत्साह में इतने आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अट नहीं रही है पढ़ने लगेंगे, आपको चारों ओर प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा, चारों ओर प्रकृति की सुंदरता दिखाई देगी। जो ये जो प्रकृति है वो कितनी खूबसूरत है ना, झरने, पहाड़, आबशार, नदियां, तालाब, है ना, बर्फ से ढका हुआ हिमालय, ग्लेशियर, समुद्र, नदियां, पक्षी, कितने खूबसूरत है ना। इन्हीं की खूबसूरती पर आधारित एक कविता है वसंत के ऊपर, कि वसंत जब आता है तो चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। तो आज की जो क्लास है उसको हम बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा समय बचा है, लगभग 5 से 7 मिनट का समय बचा है। तो ये जो समय है मैं इसलिए बचा रहा हूं कि मैं इस वीडियो के बाद भी मैं इस वीडियो पे उपस्थित हूं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे तत्काल पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और मैं फिर से किसी का भी रोल नंबर यहाँ नीचे लिख करके और उसका नंबर पूछ सकता हूं। इसलिए आप शुरू से अंत तक बने हैं, थोड़ी देर और बने रहिए। कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिए।
तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली कक्षा में, अगले अगले पीरियड में हम अट नहीं रही है कविता पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं।